हेलो डियर लर्नर, जय हिंद। सभी को स्वागत है आप सभी का पुनः स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यू सीरीज 60, जिसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों का संगम मिलेगा। मैं साथ ही सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपके प्यार और विश्वास ने आज 60 एमसीक्यू सीरीज तक ले आया। तो आपका प्यार और विश्वास ऐसे ही बना रहे। तो चलिए इस सीरीज को हम देखते हैं। इससे पहले जितने भी वीडियोज बनाए गए हैं उन सभी को भी आप ज़रूर देखिए, ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में आप जानकारी हासिल कर पाएँ और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ताकि कुछ दिनों में आपको वहां पर एमसीक्यू सीरीज जो हैं उनकी आपको पीडीएफ उपलब्ध होंगी, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ये रहा आज की सीरीज का पहला सवाल। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस आपको अधिकतर मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें मिलेंगे, उससे रिलेटेड मिलेंगे। तो बने रहिए अंत तक बिना स्किप किए। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला सवाल कि सुनने में परेशानी वाले विद्यार्थियों के लिए निर्देशों की सर्वोत्तम विधि है। सुनने में परेशानी वाले विद्यार्थी कौन से होते हैं? मतलब जो हियरिंग लॉस वाले होते हैं, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट पर्सन होते हैं, जिनको सुनने में दिक्कत होती है, उनके लिए निर्देशों की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? चलिए देखते हैं। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अमेरिकन सांकेतिक भाषा, ऑप्शन बी क्यूडी स्पीच, ऑप्शन सी कोई अकेली सर्वोत्तम विधि नहीं है या निर्देश विधि नहीं है, या ऑप्शन डी कथन पढ़ना, स्टेटमेंट रीडिंग। इनमें से हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोई अकेली सर्वोत्तम विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि हम टोटल निर्देशन विधि या टोटल कम्युनिकेशन मॉडल का भी प्रयोग करके इनको पढ़ाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि केवल साइन लैंग्वेज से ही पढ़ाएंगे, केवल व्याख्यान विधि से ही पढ़ाएंगे, केवल इंटरप्रेटर का यूज कर लेंगे तो पढ़ाएंगे। हम विभिन्न प्रकार के दृश्यात्मक तरीके भी अपनाते हैं, विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी बेस्ड तरीके भी अपनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक विधि है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि सेरेब्रल डॉट डॉट से संदर्भित है, यानी किसे संदर्भित है या इसका मतलब क्या होता है, ये इससे रिलेट करता है। तो चलिए हम देखते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मांसपेशियों में चोट, ऑप्शन बी मस्तिष्क के किसी भाग से, या फिर ऑप्शन सी हड्डियों का टूटना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मस्तिष्क के किसी भाग से, यानी कि फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्योंकि जो सेरेब्रल पॉल्सी होता है उसका अर्थ क्या होता है? जब हमारे मस्तिष्क के किसी भाग में आघात हो जाता है, चोट लग जाती है, तब उसे हम सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं। लेकिन यहां पर केवल सेरेब्रल का अर्थ पूछ रहा है। वो किससे संदर्भित करता है? तो मस्तिष्क के किसी भाग से संदर्भित करता है, ना कि उसकी समस्या से। एक शब्द को हमेशा ध्यान रखिए। बहुत सारे शब्द होते हैं, जब हम गलत करके चले आते हैं तब हमें समझ में आता है कि हाँ हमने गलत कराया, जबकि ऐसा होना चाहिए था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या कहता है कि बधिरांधता वाले व्यक्तियों की शैक्षणिक आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि जो डिफ ब्लाइंडनेस स्टूडेंट्स होते हैं, जो पर्सन होते हैं, उनके एजुकेशनल नीड्स क्या होती हैं, इसको हम देखते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए देखकर सीखना, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि बधिरांधता का मतलब डेफ ब्लाइंडनेस। ये डेफ भी है और ब्लाइंडनेस भी है। तो ब्लाइंडनेस मतलब देखने में समस्या, तो देखकर नहीं सीख सकते। ऑप्शन बी क्या है? सुनकर सीखना, तो सुनकर भी नहीं सीख सकते। ऑप्शन सी करके सीखना, हाँ ये बेटर है, क्योंकि ऑप्शन जो डी है उसमें लिखा है देखकर एवं कर सीखना, देखकर एवं सुनकर सीखना। तो ये डी होगा नहीं। हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। वो एक्टिविटी करता है, विभिन्न प्रकार की जो उसके लिए टाइडोमा पद्धति होती है, जो टच मेथड द्वारा उसे पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उससे संबंधित वो सीखता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है कि डिसकाइनेटिक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मैं बता दूं, डिसकाइनेटिक का मतलब होता है जब बैलेंसिंग प्रॉब्लम होती है, कंट्रोलिंग प्रॉब्लम होती है, मतलब हम नियंत्रण की समस्या होती है व्यक्ति को। ये मान के चलिए कि जो हमारी मसल्स होती हैं, जो हमारी बॉडी होती है, उसमें हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उसे हम कहते हैं डिसकाइनेटिक। लेकिन इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो भी आपको क्योंकि देखिए DSSB सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है वहां पर। अब वहां पर सवाल पूछ लेगा तो आप मना थोड़ी कर सकते हैं कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो सवाल ऐसे ही करता है, क्योंकि सिलेबस का उसके खुद का पता नहीं है। DSSB का कोई भी एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है कि स्पेशल एजुकेशन से कहां से सवाल करेगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिए। देखते हैं हम डिसकाइनेटिक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एनीमिया, बिल्कुल एनीमिया से नहीं जाना जाता है। ऑप्शन बी एथिटोइड, ऑप्शन सी गुलाबी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एथिटोइड। एथिटोइड जो है डिसकाइनेटिक को हम एथिटोइड नाम से भी जानते हैं। अब एनीमिया जो कि हमारा ब्लड रिलेटेड होता है, प्रॉब्लम होता है। गुलाबी जो प्रॉब्लम होता है, जो हमारे गाल में गुलाबी कलर के चित्ते पड़ जाते हैं, ये उस समस्या से संबंधित है। जो आपका रोजी से एक प्रॉब्लम होती है, रोजी से जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, वो गुलाबी कलर के नाम से जाना जाता है। लेकिन विभिन्न प्रकार के ऐसे डिसेबिलिटी है जिनको हम अवेयरनेस के रूप में यूज करते हैं, तो वो अलग है। वो मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं कि कौन सा कलर, कौन सा रंग किस डिसेबिलिटी अवेयरनेस के लिए जाना जाता है। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए, क्योंकि उससे भी सवाल आ सकते हैं। तो फिलहाल यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 डिसकाइनेटिक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एथिटोइड। स्किप मत करिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दृष्टि तीक्ष्णता, जिसको हम विजुअल एक्यूटी कहते हैं, 20/20 स्नेलन संबंधित है। सबसे पहली बात यहां पर यह समझ लीजिए, जो 20/20 है वो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए होता है। लेकिन अगर यहीं पर 20/200 हो जाता तो ये जुड़ जाता हमारा किससे? एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए। अब यहां पर जो सवाल है हमारा कि दृष्टि तीक्ष्णता स्नेलन क्या है? स्नेलन एक चार्ट है जिसे हरमन स्नेलन महोदय ने निर्मित किया था, और उसी चार्ट के माध्यम से हम किसी की विजुअल इक्विटी का पता लगाते हैं। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन के आधार पर देखते हैं कि दृष्टि तीक्ष्णता 20/200 स्नेलन संबंधित है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी फीट, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी लीटर। अब सोचिए, अगर DSSB में ऐसा सवाल आ गया तब क्या करेंगे? आपको तो पता है कि दृष्टि तीक्ष्णता सामान्य की 20/20 होगी, बहुत बढ़िया, इतना हमें ज्ञान हो गया। अब लेकिन इस किससे संबंधित है? तो हमारे पास सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फीट में। जहां पर 20/200, 20/80, 20/20 संबंधित हो, वो हमेशा फुट में होता है। दूसरी चीज, जहां पर 6/6 या 6/60, जिसे हम 6/60 कहते हैं, 3/60 कहते हैं, वो किससे संबंधित है? वो मीटर से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है, आपसे पूछ करके सवाल नहीं बनता, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। इसलिए आपको जानना, हर प्रकार के प्रश्नों को जानना जरूरी है। भले ही एक क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन बने, लेकिन आपको जानना जरूरी है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। स्किप मत करिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से आनुवांशिक रोग है। यहां पर हमें देखना है कि जो हेरिडिटी डिजीज कौन सी है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, ये बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी पार्किंसंस रोग, ये न्यूरोलॉजिकल से संबंधित है। ऑप्शन सी थैलेसीमिया, ये है। ऑप्शन डी श्रवण बाधिता, ये भी नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैलेसीमिया जो रोग है वो आनुवांशिक रोग के अंतर्गत आता है, जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि अधिक समय लेने वाली पढ़ाई को क्या कहते हैं। मतलब जब लॉन्ग टाइम तक आप स्टडी करते हैं किसी चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से, तो हम उसे क्या कहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विस्तृत पढ़ाई, एक्सपेंडेड स्टडी।
ऑप्शन बी गहन पढ़ाई डीप स्टडी, ऑप्शन सी सरसरी निगाह वाली पढ़ाई सरफेस स्टडी, या फिर ऑप्शन डी स्कैनिंग करना। देखिए हर चीज के लिए एक उचित वर्ड बना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि सर थोड़ा सा ये भी सही हो सकता है, थोड़ा सा वो भी सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन चार ऑप्शंस में से केवल एक ही सही होगा। तो फिलहाल इनमें से जो बेटर है वो है हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गहन पढ़ाई। क्योंकि डीप स्टडी करते हैं वो डीप स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, उसको हम गहन वाली पढ़ाई कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमारे पास देखिए दो कथन है। कथन पहला कि ISLRTC भोपाल में स्थित है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है, ये भोपाल में स्थित नहीं है। भोपाल में कौन सा स्थित है? वो स्थित है NIMHR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन। वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट है जो भोपाल में स्थित है, सीहोर भोपाल में। लेकिन ये ISLRTC न्यू दिल्ली में, तो यहां पर हमारा गलत हो जाएगा। कथन दूसरा क्या है? NCF की दूसरी रूपरेखा 2005 में बनी। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं NCF 2005, लेकिन आपसे सवाल अगर आ गया कि NCF की दूसरी रूपरेखा 2005 में बनी, तब आप क्या करेंगे? NCF की दूसरी रूपरेखा कब बनी? 1988 में। इसके लिए मैं और एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। ये बिल्कुल सही है कि जो NCF की दूसरी रूपरेखा है वो 1988 में बनी थी। मैं बता देता हूं, जो पहली रूपरेखा है वे 1975 में बनी थी, दूसरी बनी थी 1988 में, तीसरी बनी थी 2000 में, और ये चौथी है जो 2005 में है। ध्यान रखिए सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है। आप तो रट के बैठे हैं NCF 2005, लेकिन सवाल पूछ लेगा तो फिर दिन में भी तारे नजर आते हैं एग्जाम में बैठ के। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये भी गलत है। तो दोनों कथन हमारे गलत हो गए। अब हमारे चार ऑप्शंस में से देखिए कहाँ लिखा है कि दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन ए दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी दोनों कथन गलत है, यही सही हो जाएगा क्योंकि दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन सी देखिए केवल कथन एक गलत है, ऑप्शन डी केवल कथन दूसरा गलत है, जो कि नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दोनों कथन गलत है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है कि एक अक्षम बच्चे के लिए नाटक का अनुभव डॉट डॉट के उद्देश्यों को पूरा करता है। एक अक्षम बच्चे के लिए, कोई डिसेबल्ड बच्चा है और मान लीजिए ड्रामा का एक्सपीरियंस अगर उसको दिया जाता है तो उसके क्या उद्देश्य पूर्ति होती है? देखते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन ए एजुकेशन की प्राप्ति होती है, ऑप्शन बी शिक्षा और चिकित्सा दोनों की, या फिर ऑप्शन सी समस्या निरूपण की यानी कि प्रॉब्लम फॉर्मेशन यानी प्रॉब्लम को बनाना, ऑप्शन डी शिक्षा और समस्या निरूपण दोनों। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शिक्षा और चिकित्सा दोनों, क्योंकि इससे शिक्षा भी मिल जाती है और हमारी एक चिकित्सीय रूप भी हो जाता है। केवल शिक्षा हो नहीं सकती, समस्या निरूपण प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन तो हो नहीं सकता। ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि दोनों मिला जुला है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। हमेशा हम उस ऑप्शन को चुनते हैं जो हमारे लिए बेटर होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शिक्षा और चिकित्सा दोनों के उद्देश्यों को पूरा करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न जो आपके सामने है कि श्रवण हानि वाले बच्चों के लिए पहचान करना और सेवा उपलब्ध कराना डॉट 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 कहलाता है। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान रखिए। श्रवण हानि वाले बच्चों के लिए पहचान करना और सेवा उपलब्ध कराना डॉट 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 कहलाता है। जब श्रवण बाधित बच्चों से बात होती है तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन। ऑप्शन ए परिवार प्रशिक्षण फैमिली ट्रेनिंग बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी श्रवण विज्ञान ऑडियोलॉजी, ऑप्शन सी सहायक तकनीकी, ऑप्शन डी भौतिक चिकित्सा यानी फिजियोथेरेपी। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, श्रवण विज्ञान, क्योंकि ऑडियोलॉजी के अंतर्गत होता है ये सारी चीज़ें। हम ऑडियोलॉजी श्रवण विज्ञान, कान की जांच करना, कान की देख रेख करना, कान में जो भी चेकिंग करना, उसके लिए व्यवस्था करना, मैनेजमेंट करना, ये सब हमारा श्रवण विज्ञान के अंतर्गत आता है। हालांकि ज़्यादातर हम श्रवण विज्ञान के अंतर्गत उसी चीज़ को लेते हैं जो कान से संबंधित एक्टिविटी करते हैं, चेकिंग करना, असेसमेंट करना,
ये सारी चीजें श्रवण विज्ञान के अंतर्गत आता है पहचान करना। इसलिए ऑप्शन बी इज द, यही हमारा यहां पर करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 11वां प्रश्न जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहां पर आपको 4 कथन मिलेंगे, ये रहे 4 कथन। ऑप्शन पहला, आनुवांशिक विकारों से दृष्टिबाधिता नहीं होती है। ऑप्शन बी, बधिरांध व्यक्ति संप्रेषण नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते, आप बधिरांध व्यक्ति को देखिए, हेलेन केलर जो विश्व प्रसिद्ध है, आज हमारे लिए संदेश है कि डेफ ब्लाइंड होते हुए भी एक अच्छे संप्रेषण के लिए क्यूड स्पीच जैसे टैडोमा पद्धति जैसे विधियों के द्वारा आजकल कहां से कहां पहुंच गए। स्नातक करने वाली पहली लेडी बनी वो, सोचिए। ऑप्शन सी, अध्ययन सर्वोत्तम रूप से कक्षा में होता है। बिल्कुल नहीं, कक्षा के अलावा आजकल तो हम रोड में, पब्लिक प्लेस में, खेतों में, कहीं भी सफ़र कर रहे हो, कहीं भी हम ले सकते हैं सर्वोत्तम। ऐसा नहीं कि केवल हम कक्षा में ही सीख सकते हैं। कक्षा में केवल फॉर्मल एजुकेशन मिलती है, ये ध्यान रखिए। बाकी इनफॉर्मल एजुकेशन हमें कक्षा में नहीं मिलती, वो हमें मिलती है बाहर, जो कि वास्तविकता वही है बाहर वाली। ऑप्शन डी, बधिरांग बच्चों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये ठीक है। हमारा सत्य कथन क्या है, ये ठीक है कि बधिरांध बच्चों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, बिल्कुल, और किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्ग्राफिया है। यहां पर डिस्ग्राफिया में जो फा है उसमें छोटी की मात्रा होनी चाहिए, वो टाइपिंग मिस्टेक है। डिस्ग्राफिया है क्या है, देखते हैं हम। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, संख्याओं के साथ कठिनाई। जब संख्याओं के साथ होगी तो वो डिस्कैलकुलिया होगा, लेकिन हमारा सवाल क्या है, डिस्ग्राफिया। इसलिए ऑप्शन बी क्या है, लिखावट के साथ, ये सही है। डिफिकल्टीज विद राइटिंग, लिखने में समस्या। ऑप्शन सी, क्रियाओं के साथ कठिनाई, ये इससे मैच नहीं खाता। ऑप्शन डी, शब्दों के साथ कठिनाई, ये अलग है। लेकिन जो हम एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज करते हैं कि जब किसी व्यक्ति में लेखन समस्या या राइटिंग प्रॉब्लम होती है, राइटिंग डिफिकल्टीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सामने है कि स्वलीनता वाले विद्यार्थियों को सामाजिक कुशलताएं सिखाना अधिक प्रभावित होती हैं, यानी अधिक प्रभावी होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ऑटिज्म अथवा अन्य विकलांगता वाले अन्य विद्यार्थियों के साथ, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी, एकांत में ताकि कोई अन्य बाह्य उद्दीपक ना हो, ऐसा नहीं है। सी, पूरे दिन में कई बार। ऑप्शन डी, विशिष्ट शिक्षा कक्षा में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पूरे दिन में कई बार। देखिए, जो स्वलीन वाले बच्चे होते हैं वो एक विकासात्मक समस्या से ग्रसित होते हैं। उनमें सामाजिक समस्या, भाषाई समस्या, भौतिक समस्या, संप्रेषण की समस्या, जिसे हम इंटरेक्शन प्रॉब्लम कहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें क्या करना होता है, जो भी सामाजिक कुशलता है उनको पूरे दिन में कई बार सिखाना अधिक प्रभावित होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ सिखाए जहाँ पर कोई ना हो। अरे सोचिए, जहां पर स्टिमुलस ही नहीं होगा वहां क्या खाक सीखेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज द, और ये जो क्वेश्चन है ये पुराने जो आपके प्रीवियस ईयर में हैं वो आ चुके हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि पूरे दिन में कई बार सिखाना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। देखिए, डाउन सिंड्रोम के अगर टाइप्स पढ़ेंगे ना तो A to Z देखेंगे तो आपको हजारों टाइप्स मिल जाएंगे, लेकिन हम कुछ देखते हैं। तो उनमें से पहला ऑप्शन है छोटी और चौड़ी गर्दन। ऑप्शन बी, छोटे आकार के कान। ऑप्शन सी, जीभ का प्रलंबन। जीभ का प्रलंबन मतलब बार बार जीभ निकालना, बड़ी करना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो हमारा जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सभी। क्योंकि डाउन सिंड्रोम के जितने भी लक्षण है सब कुछ होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न जो आपके सामने है कि व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम किस पर आधारित होता है। जो इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, या इसे हम वैसे अगर इसकी इंग्लिश देखते हैं तो इंडिविजुअल नहीं, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम होता है। ध्यान रखेंगे, कभी भी आईईपी का फुल फॉर्म भी पूछेगा ना तो इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। अब ये किस पर आधारित है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, विद्यार्थी की आवश्यकताओं पर। ऑप्शन बी, पूर्व में मौजूद कार्यक्रम। ऑप्शन सी, जिले में उपलब्ध सेवाएं। ऑप्शन डी, सामान्य शिक्षा की अनुशंसाएं।
हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विद्यार्थी की आवश्यकताओं पर आधारित है, उसकी आवश्यकताओं के आधार पर ही हम इसका उपयोग करते हैं। ये उसी पर आधारित होता है कि बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके आधार पर आईपी बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने है कि NACO का पूर्ण रूप क्या है? चलिए देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए नोडल एजेंसी ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी नॉन गवर्नमेंट एसोसिएशन ऑफ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी नेशनल एजेंसी ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर नोडल था, यहां पर नेशनल है। इसमें से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां प्रश्न जो आपके सामने है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ऐसे प्रश्न इसलिए रखे गए हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में। अब देखिए डीबी किससे संबंधित है? ग्राहम बेल। आपको पता है ये कैपिटल बी क्यों लिया गया है? डी तो चलो एक देशी है, इकाई है, लेकिन बी कैपिटल क्यों लिया गया है? ये ग्राहम बेल के नाम पर है, इसलिए कैपिटल बी लिया जाता है। ध्यान रखें इस बात को। तो डीबी अगर ग्राहम बेल से रिलेटेड है तो स्नेलन किससे रिलेटेड है? स्नेलन क्या है? एक चार्ट है, मैंने आपको बताया है। स्नेलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हरमन थॉमस, ऑप्शन बी हरमन स्नेलन, ऑप्शन सी रोजेसी, ऑप्शन डी अन्नी शार्प। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हरमन स्नेलन। हरमन स्नेलन ने ही स्नेलन चार्ट का निर्माण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18वां प्रश्न जो आपके सामने है कि रेट्स डिसऑर्डर ज्यादातर होता है। रेट्स डिसऑर्डर है क्या? ये एक स्वलीनता का प्रकार है जिसको हम रेट सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पुरुषों में, ऑप्शन बी शिशुओं में, ऑप्शन सी महिलाओं में, ऑप्शन डी बुजुर्गों में। रेट्स डिसऑर्डर किस पर अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, महिलाओं में होता है। रेट्स डिसऑर्डर ज्यादातर महिलाओं में पाया जाता है। अगर अस्पर्जर डिसऑर्डर या अस्पर्जर सिंड्रोम पूछ ले तब क्या होगा? वो अधिकतर पुरुषों में पाया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न जो आपके सामने है कि भाषाई कौशल, सामाजिक कौशल एवं संप्रेषण कौशल की समस्या अधिक होती है। अब देखते हैं किस में होती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेट्स डिसऑर्डर, ऑप्शन बी अस्पर्जर डिसऑर्डर, ऑप्शन सी PDD परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, या फिर ऑप्शन डी CDD चाइल्डहुड डिस इंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। ध्यान रहे, आपको याद रखना होगा एग्जाम में केवल CDD पूछ लेगा, वहां फुल फॉर्म नहीं देता है, तब क्या करेंगे आप? इसमें से हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अस्पर्जर डिसऑर्डर के अंतर्गत ये आता है। बाकी रेट्स के अंतर्गत आता है कि ज़्यादातर मानसिक समस्याएं होती हैं और भौतिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा PDD परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर ये ज़्यादातर सोशल इंटरेक्शन प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है। जो ऑप्शन डी है CDD, इसमें क्या है? बच्चे से रिलेटेड होता है। जो सामाजिक कुशलताएं तो होती है लेकिन अन्य में ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम होता, इसलिए ये मेन चीज़ है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके सामने है, 20वां प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 2 कथन आपके सामने कि कथन पहला कि स्वलीनता विकासात्मक समस्या है, ये बिल्कुल सत्य है कि ऑटिज्म इज ए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। कथन दूसरा क्या है कि मांसपेशी दुर्विकास एक समूह विकार है। अभी एक दिन पहले ही ये वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसे देखिए। जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है आपको समझ में आएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का समूह विकार है। तो इसका मतलब दोनों सही हैं। अब दोनों सही हैं तो हम देखते हैं 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए दोनों कथन सही हैं, हमारा यही सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन सी दोनों कथन केवल कथन एक गलत है। ऑप्शन डी केवल कथन दूसरा गलत है। हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दोनों कथन सही है। तो आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे।
कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ उठा पाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।